हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं और उन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स की जो भी बिल जनरेट होती है मंथली बेसिस पे, उनका वह पेमेंट नहीं करता है दोस्तों। तो ऐसे में जो बैंक है इस क्रेडिट कार्ड होल्डर के ऊपर जो बिल का डिफॉल्ट कर रहा है, जो बिल की अमाउंट का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, चाहे उसकी जो मिनिमम ड्यू अमाउंट हो वो या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो वो, यदि वह इस अमाउंट का, इस बिल का यदि वह पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे में जो बैंक है उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के ऊपर किस प्रकार से लीगल एक्शन लेगी, उसके ऊपर कौन कौन से किस किस प्रकार के चार्जेस लगाएगी, और आगे चलकर यदि वह कंटिन्यूअसली यही सेम चीज को दोहराता है बार बार और पेमेंट नहीं करता है क्रेडिट कार्ड के बिल्स का, तो आगे उस व्यक्ति के ऊपर इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे, आज हम इसके बारे में इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो बैंक है ये मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स किस बेसिस पर देती है, कैसे देती है, क्यों देती है दोस्तों। समझो, उदाहरण के तौर पर कोई एक व्यक्ति है, उसका बैंक के साथ में अच्छा व्यवहार है, तो छोटे मोटे उसने कंज्यूमर ड्यूरेबल उसने लोन लिए थे, जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह ये सारी चीजें, और उनका वो प्रॉपरली रेगुलर मैनर में वो उनका रीपेमेंट करता गया। और उसने छोटा मोटा कोई यहाँ वहां से पर्सनल लोन लिया था, राइट, उसका भी वह टाइमली बेसिस पे उसका पेमेंट वह करता गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अच्छा खासा सिविल स्कोर बन गया, 750 के ऊपर, 300 से लेकर 900 का रेंज में आपका सिविल स्कोर होता है, और उस व्यक्ति का जो सिविल स्कोर है वह 750 के ऊपर है, जो कि अच्छा माना जाता है। 800, 850, 900 जो भी है, ठीक है। तो सिविल स्कोर बढ़िया हो गया, बैंक के साथ में उसका अच्छा व्यवहार हो गया, तो इस बेसिस पर क्या हुआ, उसको एक बैंक ने उसको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया और उस व्यक्ति ने उस क्रेडिट कार्ड को ले लिया, ठीक है। उसमें कुछ लिमिट्स दे दी और वो लिमिट्स को यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। उसमें जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड्स में जो भी लिमिट्स थी उसको वह यूटिलाइज किया, उसने यूज किया, और बाद में उसका भी उसने जो भी बिल जनरेट हुआ मंथली बेसिस पर उसका उसने रीपेमेंट कर दिया दोस्तों। और ऐसा हुआ, जो उसका जो बिहेवियर था ऐसा वो रेगुलर मैनर में मेंटेन किया उसने, राइट। और इसी के बेसिस पर दूसरी बैंक ने उसको अप्रोच किया कि भाई ये क्रेडिट कार्ड का आपको ऑफर है, यदि आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, अच्छा खासा इसके अंदर लिमिट है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो क्रेडिट कार्ड्स को भी उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो भी उसने ले लिया, उसमें अच्छी खासी लिमिट मिली और उसको भी वो यूज करना चालू कर दिया। और ये एक दो क्रेडिट कार्ड जो उसने लिए, इसका वो जो भी बिल जनरेट होता था उसका वो बिल ऑन टाइम पेमेंट कर दिया करता था, राइट। तो ये रीजन की वजह से उस व्यक्ति को आगे चल के धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट बैंकों से उसको ऑफर आने लग गए और उसके पास इस तरीके से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड उसके पास उस व्यक्ति के पास आ गए। और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता गया, उस मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता गया और जो भी उसको बिल जनरेट होती थी उसको वो रीपेमेंट भी उसका किया करता था, राइट। लेकिन आगे चल के भविष्य में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई, उस रीजन की वजह से वो व्यक्ति उस मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है, उसकी जो भी मिनिमम जो ड्यू अमाउंट आ रही है उसका भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका भी वह पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो बैंक है, इस कार्ड होल्डर जो इस क्रेडिट कार्ड्स का जो भी अमाउंट, जो भी बिल जनरेट हो रही है, चाहे वो मिनिमम ड्यू अमाउंट हो चाहे वो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, उसका वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो बैंक है इस क्रेडिट कार्ड होल्डर के ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करेगी, किस प्रकार से लीगल एक्शन लेगी, जिससे कि उस बैंक का, वो जितने भी अलग अलग जो बैंक है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड इसको इस व्यक्ति को इश्यू किए थे, जिससे कि वह आसानी से अपने इस टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका आराम से उस अमाउंट की रिकवरी कर ले। दूसरी चीज, यदि वो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उस क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू अमाउंट है, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यदि उसका वो पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो क्लास में दोस्तों विस्तार में डिटेल में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो बैंक जो क्रेडिट कार्ड्स जो इशू करती है, यदि आप उसका ऑन टाइम बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें आपको बैंक दो ऑप्शन देती है कि भैया मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यदि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट यदि आप पे कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव रहेगा, वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो फ्रिज नहीं होगा, राइट। इसलिए वहां पे मिनिमम ड्यू अमाउंट का ऑप्शन दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्तियों को कुछ अचानक कोई प्रॉब्लम, दिक्कतें आ जाती है, तो इस रीजन की वजह से यदि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जो है बिल वो ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बैंक एक ऑफर देती है कि यदि आपके पास पैसे नहीं है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट भरने के, तो आप एटलीस्ट ये मिनिमम ड्यू अमाउंट आप भर दीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, आपको पहले ये समझना है कि ये मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का फंडा क्या है। देखो, मिनिमम ड्यू अमाउंट यदि आप भर भी देते हैं तो आपका बस होगा क्या मालूम है क्या, आपकी जो क्रेडिट कार्ड्स है वो आपकी एक्टिव रहेगी, ठीक है, आप उसको आगे भी यूज कर सकते हो, राइट। और आप डिफॉल्टर घोषित नहीं होंगे कि भैया आपने अमाउंट ही नहीं भर रहे हो, आप यूज कर ले रहे हो, बिल जनरेट हो रही है, आप उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज, मतलब वो एक्टिव रहेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। आप उसको आगे भी फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने की वजह से, ठीक है। यदि आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपका, आप जो बैंक है वो अपने अपने डिफरेंट का जो भी रेट होगा, परसेंटेज जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड यदि आप यूज करते हैं तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है। आप कोई और लोन ले लीजिए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अदर पर्सनल लोन जो भी है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 15 से 20% के आसपास में होता है। लेकिन यदि आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं और यदि आप क्रेडिट कार्ड्स का बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके ऊपर सबसे हाई
इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि 45 से 50% का होता है दोस्तों। आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपका क्रेडिट कार्ड आपका एक्टिव रहेगा, लेकिन आपको यह पता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचती है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है दोस्तों, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। कितना? 3 से 4%, डिपेंड करता है कि बैंक का क्या पॉलिसी है, वो किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है दोस्तों। अब सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का बिल जनरेट हुआ था, आपने 2,000 रुपीज आपने पे किया मिनिमम ड्यू अमाउंट, बचा 8,000 रुपया, तो वो बचा जो 8,000 रुपया जो बैलेंस है ना, उस पर भी इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे चार्ज होता रहेगा दोस्तों। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने से सिर्फ क्या होगा, आपकी जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव रहेगी और आप डिफॉल्टर घोषित नहीं होंगे, बस यही इसका बेनिफिट है बस। लेकिन जो अमाउंट बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा दोस्तों, 4 से 5%, 3 से 4%, जो भी बैंक की पॉलिसी, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बैलेंस के ऊपर। और ये बात ये भी ध्यान देना, जैसे ही आप मिनिमम ड्यू अमाउंट देते हैं और उसके बाद बैलेंस अमाउंट को वैसे ही रखते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो आपको क्रेडिट पीरियड का जो आपको फैसिलिटी, जो सुविधा जो मिलती है क्रेडिट पीरियड्स की 45 से 50 दिन की, वो सुविधा को भी आप खो देते हो, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। और आगे चलकर यदि आप उस क्रेडिट कार्ड को और यूज करते हो और उसमें जो भी आप अमाउंट निकालते हो, यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो उस जो वहां पे बिल जनरेट होगा डेली बेसिस पे, जो आप यूटिलाइज करो क्रेडिट कार्ड्स को, वहां पे जो भी अमाउंट आप यूज कर रहे हो उस पे भी डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जो बैलेंस अमाउंट है उस पे भी चार्ज होगा, और आप आगे चल के जो यूज करते हो क्रेडिट कार्ड स्वैप करके, जो आप शॉपिंग करते हो, पैसा यूज करते हो, निकालते हो, जो भी आप जहां भी कहीं भी पेमेंट करते हो, तो जो भी डेली बेसिस पे जो आपका एक्सपेंडिचर जो खर्चा होगा, उस बिल उस अमाउंट के ऊपर भी क्या होगा, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट दोस्तों चार्ज होगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो आप पैसा निकालते हो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कार्ड का जो फंडा है ना, वो पूरी तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड है, इंटरेस्ट बेस्ड। ये 40 से 45 दिन जो फ्री वाला जो फंडा है ना, क्रेडिट पीरियड आपको मिल जाता है, ये सिर्फ नाम के लिए, बस आप मिनिमम ड्यू पे करिए, उस पे वहीं से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और पूरा नहीं पे किया, पूरा आउटस्टैंडिंग बकाया है, तो 40 से 45% भरने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। तो ये सिस्टम है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं कि व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड्स ले लिए, उसको यूज कर लिया, बिल जनरेट हो गई, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे, जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, जो बढ़िया जॉब कंपनी में, अच्छे कंपनी में काम करते हैं, अच्छी सैलरी होती है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड्स का जो बिल का जो पेमेंट है वो ऑटो डेबिट करवा देते हैं अपने अकाउंट के थ्रू। जैसे कि उनकी सैलरी 1-2 लाख रुपए है, तो उनको पता है कि भैया हर महीने सैलरी आती है, हर महीने मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, तो ये हर महीने जाके मैनुअली पेमेंट करना ये थोड़ा सा मगजमारी वाला काम है। तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की जो भी बिल जनरेट होती है उसको ऑटो डेबिट करवा देते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। और बाद में आप क्या करते हैं कि जब बिल जनरेट हुआ, जो भी अमाउंट बनी, और उतना अमाउंट यदि आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आपने ऑटो डेबिट जो आपने करवाया था ईसीएस सिस्टम, उसमें क्या होता है, आपका वो बाउंस होना चालू हो जाता है। तो ईसीएस सिस्टम क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस एक सर्विसेज है, जो कि एक माध्यम है फंड को ट्रांसफर करने का, राइट। तो यदि आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं रेगुलर मैनर में, सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, वाटर बिल हुआ, ठीक है, जो भी कोई यूटिलिटी बिल्स है उसका आप पेमेंट करवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू मंथली बेसिस पे, तो वहां पे क्या करते हैं, बैंक को आप अथोराइज करते हैं, बैंक को आप परमिशन देते हैं कि भाई आप मेरे अकाउंट से पैसा कट करके यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आप ईसीएस मैंडेट करते हैं, ऑटो डेबिट सिस्टम होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यदि आप ऑटो डेबिट, यदि आपका सिस्टम आपके बैंक अकाउंट के थ्रू एक्टिव है, यदि आप बैंक में एक सफिशिएंट जो फंड होना चाहिए उस बिल के पेमेंट को क्लियर करने के लिए, उस बिल के पेमेंट को क्लियर करने के लिए जो एक अमाउंट होनी चाहिए बिल के अमाउंट के इक्वल में, यदि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ईसीएस सिस्टम है वो क्या होता जाएगा, आपका बाउंस होता जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यही सेम सिस्टम आपका क्रेडिट कार्ड्स में भी लागू होता है। तो यदि आपने क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल जनरेट होती है, यदि आप उसकी पेमेंट के लिए आपने ईसीएस लगवा के रखी है अपने अकाउंट के थ्रू, तो यदि आप उतना अमाउंट, उतना सफिशिएंट फंड यदि आप अपने अकाउंट्स में नहीं रखते हैं, तो आपका ईसीएस क्या हो जाएगा दोस्तों, बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो ईसीएस बाउंस होना ये भी एक आपका एक ऑफेंस है, एक अपराध है, ठीक है। जैसे कि आप चेक इशू करते हो, ठीक है, चेक इशू करते हो, तो आपका बाद में चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने से भी क्या होता है, आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर कंप्लेन फाइल हो सकती है। तो वैसे ईसीएस बाउंस होना भी एक अपराध है, जो कि अपना वो चेक के थ्रू जो चेक बाउंस होता है उसी की तरह ये ईसीएस बाउंस भी है दोस्तों। बस फर्क क्या है, आप चेक में कैसा रहता है, आप चेक में फिजिकल फॉर्म में चेक देते हैं, फिर वो चेक को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, फिर बाद में वो बाउंस होता है, तो आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में आपके ऊपर केस फाइल होता है, तो वो फिजिकल फॉर्म में हो गया। लेकिन ये जो ईसीएस सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम जो है, सर्विसेज जो सिस्टम है, इसमें कैसा रहता है, आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के थ्रू आपका फंड कट रहा है, और बाद में आप मिनिमम सफिशिएंट बैलेंस बैंक में नहीं रखने की वजह से आपका ये बाउंस हो जाता है ईसीएस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम उसी तरीके से, तो उसमें जो पेनाल्टी, जो फाइन है, जो सजा है, वही सेम ईसीएस बाउंस वाले केस में भी है दोस्तों। बस फर्क क्या है, चेक के थ्रू यदि आपका बाउंस होता है तो वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, और यदि ईसीएस बाउंस होता है तो ऐसे में क्या होगा, एक कानून है, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, तो इस कानून के तहत आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का आपके ऊपर केस दर्ज होगा दोस्तों। तो
तो ये दोनों तरीके से होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये आपको बात याद रखना है कि यदि आपने ईसीएस लगवा रखी है और ईसीएस प्रॉपर्ली टाइमली मैनर पे यदि वह डिडक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, बाउंस हो जा रही है, तो आपके ऊपर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत अंडर सेक्शन 25 में आपके ऊपर केस, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ईसीएस को बाउंस करवा दिया दोस्तों। और ये जो आपका ईसीएस जो बाउंस हो रहा है, ये लगातार आपका 3 महीने होना चाहिए, 1 2 3, दैट मींस 90 डेज, मोर देन 90 डेज, ठीक है। यदि आप बीच बीच में आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो है वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यदि बीच में कभी आपको फंड का प्रॉब्लम होता है, पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पाती, टोटल ड्यू अमाउंट यदि आप नहीं भर पाते हैं, तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को आप एक्टिव कर सकते हैं और डिफॉल्टर घोषित होने से आप बच सकते हैं और आपके ऊपर जो ईसीएस बाउंस का जो केस लगता है उससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों ये भी आपको बात याद रखना चाहिए कि ईसीएस बाउंस होने से आपको जो बैंक है वो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करती है 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक, वो हो सकता है डिफरेंट बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया हो। तो ईसीएस बाउंस होने से भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है दोस्तों। और कंटिन्यूअसली लगातार आप 3 ईसीएस बाउंस करवा देते हैं तो उसके बाद जो बैंक होती है वो ऑथराइज हो जाती है कि आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले। और लीगल एक्शन कौन से सेक्शन में लेगी, कौन से एक्ट में लेगी, वो मैंने आपको बता दिया। एक बार दोबारा वापस बता देता हूं, द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 अंडर सेक्शन 25 में ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर जो बैंक है वो लगाती है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों कि यदि आप क्रेडिट कार्ड्स का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यदि आप पे नहीं करते तो बैंक आपको एक ऑफर देती है कि ईएमआई में आप पे कर दीजिए। तो आपको एक बात ये भी याद रखना है कि यदि आप अपने टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड से टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यदि आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी फायदे वाली चीज नहीं है दोस्तों। बस तरीका क्या है कि भैया आप क्रेडिट कार्ड्स आपके एक्टिव रहेंगे, बस खत्म, आप डिफॉल्टर घोषित नहीं होंगे। और ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको भारी भरकम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं दोस्तों। तो घुमा फिरा के बस आपको रिलीफ क्या मिलेगी कि आप डिफॉल्टर घोषित नहीं होंगे, आपकी क्रेडिट कार्ड्स एक्टिव रहेगी, आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर सकते हैं बस, लेकिन चारों तरफ से आपको इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ईसीएस बाउंस हो गई, ठीक है। तो जो कार्यवाही आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में चेक बाउंस वाले केस में होती है वही सेम कार्यवाही आपकी ईसीएस सिस्टम में भी होती है। बस फर्क क्या है कि ईसीएस सिस्टम में आपका ये एक नए कानून के तहत जो अभी 2007 में आया था उस अंडर सेक्शन 25 में अंडर सेक्शन 25 के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है और चेक बाउंस वाले केस में आपका अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात यही बताना चाहता हूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड्स के जो ऑफर्स आते हैं ये आपको आपके सिविल स्कोर के बेसिस पर आते हैं। बढ़िया सिविल स्कोर है, अच्छा आपका ट्रांजैक्शन है बैंक के साथ में, आपका पास्ट का जो रीपेमेंट सिस्टम है आपका वो बढ़िया है, तो उसके बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड से आपको ऑफर आते हैं दोस्तों। तो क्रेडिट कार्ड से आपको ऑफर आ गए, बड़ी अच्छी लिमिट है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिए। तो क्या क्रेडिट कार्ड लेते समय क्या आपने बैंक को चेक इशू किया था? क्या आपने बैंक को कोई सिक्योरिटी के तौर पर कुछ आपने कोलेटरल कुछ आपने गिरवी रखा था? नहीं दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड हाथों हाथ ऐसे आपको मिल जाते हैं। बस एक बटन क्लिक करो, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करो, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, आप उसको यूज करना चालू कर देते हो। आप उस बैंक को उस क्रेडिट कार्ड के रिटर्न में कुछ आप कोई सिक्योरिटी चेक इशू लाइक पीडी चेक होता है ना, पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा कोई चेक देते नहीं हो दोस्तों, कोई सिक्योरिटी भी नहीं देते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक बोलते ना, यदि जेन्युइन है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड से यदि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई एक जेन्युइन रीजन है, एक प्रॉब्लम है कि सैलरी नहीं आ रही है, घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, ठीक है, घर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, काम धंधा छूट गया है, कोई जेन्युइन रीजन है, तो आपके पास एक अच्छा खासा एक डिफेंस आपके पास है। ये एक लीगल डिफेंस नहीं है, बट मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूं कि जब भी आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे तो आपने चेक सिक्योरिटी के तौर पर आपने चेक तो इशू किए नहीं रहेंगे, आपने कोई सिक्योरिटी के तौर पर आपने कोई कोलेटर तो रखा नहीं होगा, तो आपको जो क्रेडिट कार्ड जो मिल जाते हैं वो विदाउट एनी बहुत हार्ड एंड रूल, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चेक, कुछ नहीं देना पड़ता है आपको। तो कल को अगर आगे चल के फ्यूचर में यदि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं एक जेन्युइन रीजन की वजह से, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या करेगी, आपको बस कॉल करेगी, आपको रिमाइंड करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, रिकवरी एजेंट्स को कॉल लगाएगी आपके पीछे। तो थोड़ा बहुत आपको झेलने की भी क्षमता थोड़ी बहुत आपको रखनी पड़ेगी यदि आप पेमेंट नहीं कर रहे तो। आगे क्या हो सकता है, वही पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम एक्ट 2007 है उसके तहत अगर यदि आपकी ईसीएस लगी हुई है तो उसमें बाउंस वाला केस डाल देंगे। चेक वाला तो बात ही नहीं बनता है दोस्तों। यदि आपका ईसीएस सिस्टम भी नहीं है तो क्या होगा, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है दोस्तों। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे, आपकी उनकी बैंक की दोनों की सहमति होगी। यदि आपसे बिना पूछे 16 आर्बिट्रेटर अगर यदि अपॉइंट करवा देते हैं तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगवा दीजिए। 16 आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। आप उनको बोल दीजिए हम नहीं मानेंगे, आपने हमसे पूछा नहीं, हमसे बिना पूछा आपने 16 आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट करवा दिया, ये गलत तरीका है। और 16 आर्बिट्रेटर कोई बहुत बड़े जज नहीं होते हैं जो आपके खिलाफ कोई अगर कोई ऑर्डर कोई अवार्ड पास कर दिए तो आपको तुरंत आपको जेल जाना होगा, आपकी पूरी संपत्ति आपकी सब नीलाम हो जाएगी पूरी। नहीं, ये 16 आर्बिट्रेटर जो होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं ये बैंक के ही ऑफिसर्स होते हैं, वो उनके फेवर में काम करते हैं दोस्तों। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है दोस्तों। और आगे ये बैंक वाले क्या कर सकते हैं, ये सिविल न्यायालय में मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो आपको पता है कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय तक चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको समय मिल जाता है। यदि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसा रीपेमेंट नहीं कर पा रहे आप, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको एक समय मिल जाता है
ये कानूनी जो प्रक्रिया इनकी चलती है इसके बीच आपको समय मिल जाता है, आप बैंक से बात करके उनसे उनसे आप सेटलमेंट करवा सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं बैंक भी आगे चलकर ये कानूनी प्रक्रिया के झमेले में जब बैंक पड़ जाती है तो आगे इनको भी बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, इनको भी एडवोकेट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में इनको भी खर्चे करने पड़ते हैं, तो ये भी काफी आगे चलकर धीरे धीरे ये भी परेशान हो जाते हैं बैंक वाले। और ये बाद में एट द एंड आपको खुद ही ऑफर देते हैं सेटलमेंट का कि चलिए ठीक है आपका 1 लाख का बिल, एक काम करो चलो आप 40,000 रुपए दे खत्म करो, तो ये खुद सामने से आपको ऑफर करते हैं दोस्तों। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, फंड की जेन्युइन रीजन है, तो आप वेट करिए, आप उनकी जो लीगल कार्रवाई हो रही है होने दीजिए, बस आप ध्यान दीजिए, आप अलर्ट मोड पे रहिए, उनकी जो भी नोटिस आती है नोटिस का आप जवाब देते रहिए दोस्तों बस। और ये लीगल प्रोसीडिंग जो होती रहती है इसके बीच आपको समय मिलेगा, फंड का अरेंजमेंट होता है तो उनका रीपेमेंट कर दो, वन टाइम सेटलमेंट के लिए चले जाओ, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको जेल नहीं हो जाएगी, और ये खुद सामने से आपको ऑफर देंगे। यदि आपके पास फंड का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप खुद इनको ऑफर दो सेटलमेंट का, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रोसीजर है पूरा दोस्तों। तो चेक ये क्रेडिट कार्ड्स का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हो, डिफॉल्टर घोषित हो गए हो, आपके ऊपर इसीएस बाउंस का केस लग गया है, तो कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। लीगल कार्रवाई होने दीजिए, बस आप जवाब दीजिए, अलर्ट मोड पे रहिए, बस पेमेंट का जुगाड़ हो गया तो दे दीजिए। और सिंपल सी बात है यार, पेमेंट आपने लिया है, आपने यूटिलाइज किया, आपने एंजॉय किया है, आपने उनके पैसे को आपने यूज किया है, आपकी प्रॉब्लम में उनके आप जब प्रॉब्लम में थे तो आपने उनका पैसा आपको काम में आया था दोस्तों। तो अगर फंड का जुगाड़ होता है तो आप इनका पेमेंट करके खत्म कर दीजिए ना, नहीं पेमेंट करने से क्या नुकसान हो गया, वही है कानूनी पछड़े में फंसोगे आप, आपका सिविल स्कोर है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा आपका, हाइपर टेंशन में रहोगे। लोन रिकवरी एजेंट्स आपको फोन करेंगे, जो क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल अमाउंट जो भी ड्यू अमाउंट रहती है उसकी रिकवरी के लिए एजेंट्स आपको कॉल करेंगे, बार बार घर पे आ जाएंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, आपके ऑफिस में जहां पे आप काम करते हो वहां पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब सारी तकलीफें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, चिंता, टेंशन बढ़ेंगी। तो यदि फंड का अरेंजमेंट होता है तो आप खत्म कर दीजिए इनका पेमेंट देके, भगाइए इनको। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो क्रेडिट कार्ड से बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ा एक मगजमारी वाला चीज है ये। बहुत अगर आपको बहुत अर्जेंट की जरूरत है पैसे की, फंड की, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कहीं फंड का कहीं पे भी कहीं से फंड का जुगाड़ नहीं हो पाया, तो आप क्रेडिट कार्ड को आप यूज कीजिए। एकदम बहुत बोलते रेयर ऑफ द रेयर, एकदम बहुत इमरजेंसी एकदम बहुत ज्यादा है तो ही आप यूज कीजिए। तो इसका इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे भी पे किया उसके बाद भी इंटरेस्ट भरो, बाद में फंड निकाल रहे हो यूज करो उस पर भी इंटरेस्ट भरो। तो कहीं ना कहीं इस पे जबरदस्त एकदम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर लोन्स माय डियर फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी कि किस प्रकार से यदि आप क्रेडिट कार्ड्स का लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके नुकसान क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, बैंक किस तरीके से लीगल एक्शन लेती है, ये सारी चीजें। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की यदि आपको पूरी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मैंने इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की जो वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां पे जाके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की पूरी आप वीडियो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाए कि भाई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, मन में कोई शंका है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।